तो एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं अपन ने क्या कर रखा है, जो जनरल स्टडीज़ के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, चाहे मैं बात करूं इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन ज्योग्राफी की, इंडियन पॉलिटिक्स की, जनरल साइंस की, एनवायरनमेंट की, सभी टॉपिक्स के अपन ने क्या कर रखी है, जो एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जो जीएस का पोर्शन है, जो सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे आप हिंदुस्तान का छोटे से छोटा एग्जामिनेशन ग्रुप डी दो रेलवे का, चाहे आप हिंदुस्तान का यूपीएससी का कोई भी एग्जामिनेशन दो, सभी में आती है। बस थोड़ा सिलेबस का वेरिएशन रहता है, लेकिन ये जो सीरीज है दोस्तों आपके सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो आप जैसे अगर मैं बात करूँ, आप सपोज इंजीनियरिंग की भी तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग में जेई हुए, एई हुए, उनमें भी ये सब आता है। यूपीएससी का कोई भी एग्जाम देते हो, एसएससी का सीजीएल सीएचएसएल देते हो, आरपीएससी का देते हो, पीसीएस देते हो, अगर स्टेट की बात करूँ पटवारी के देते हो, आरएसएम एसएसबी के एग्जाम देते हो, कोई भी एग्जाम देते हो, तो उन सभी एग्जामिनेशन में ये दोस्तों जो जीएस का पोर्शन है ये कॉमन है। और आई होप ये आपको पसंद भी आ रहा होगा और आप इससे बेनिफिट उठा पा रहे होंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस सीरीज़ का बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों अपन उसी सीरीज़ के अंदर अपन बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की। तो दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के अपन ने पार्ट 6 जो 6 वीडियोज़ हैं ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। तो आई होप आपने वो वीडियोज़ देख लिए होंगे। तो ये उसी की कंटिन्यूशन में अपन ने क्या टॉपिक स्टार्ट करके फिजिकल ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी का सबसे एक वास्ट सिलेबस होता है, लेकिन अपन उसको धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को क्लियरली पढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो आई होप आपने वो पहले के 6 वीडियोस देख लिए होंगे और देन इस पर चल रहे होंगे, क्योंकि सब कंटिन्यूशन में रहता है, अलग अलग टॉपिक्स हैं तो इस तरीके से रहता है। वैसे तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी आपको हर टॉपिक एक टॉपिक वाइज सीरीज के थ्रू है, तो आपको वो चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा आपने। अब बात करता हूं दोस्तों मैं, अब अपन ने जो लास्ट वीडियो देखा, जो लास्ट लेक्चर था, उसके अंदर अपन ने जो विंध्याचल और सतपुड़ा जो सीरीज थी, जो श्रृंखलाएं थी, उनको कवर किया था। अब अपन जो किसको बात कर रहे थे, प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे थे। अब प्रायद्वीपीय पठार में अब अगला जो पढ़ेंगे पश्चिमी घाट। तो दोस्तों पश्चिमी घाट आप सबको पता है, ये वाला जो इलाका है दोस्तों, ये अपना पूरा किसके अंदर आता है, पश्चिमी घाट में। ठीक है, ये अपना आता है पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट्स। अब मैं बात करूं पश्चिमी घाट का निर्माण की, मैं सबसे पहले बात करूं कि ये इसका निर्माण, इसका उत्पत्ति कैसे हुई। तो अगर मैं इसके निर्माण की बात करूं तो अरब सागर प्लेट के भ्रंश द्वारा हुआ है। भ्रंश का मतलब मैंने पिछले सतपुड़ा में भी बताया था कि भ्रंश इस तरीके से जो सीरीज है कि एक हिस्सा नीचे दब जाए, और मतलब यहाँ का जैसे हिस्सा नीचे दब गया और यहाँ का हिस्सा नीचे दब गया, तो ये जो उठा हुआ भाग को क्या कह दिया अपन ने, भ्रंश कह दिया। तो ये किसके द्वारा हुआ है, अरब सागर प्लेट के भ्रंश द्वारा हुआ है, इसलिए इसे भ्रंश कागार भी कहा जाता है। तो लिखिए, और साथ के साथ दोस्तों आपको नोट्स भी बनाने हैं। तो अब लिखते हैं अपन, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का निर्माण अरब सागर प्लेट के भ्रंश द्वारा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, भ्रंश कागार भी कहा जाता है। तो इसीलिए इसे भ्रंश कागार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई। अगर मैं बात करूं पश्चिमी घाट का एक नाम और मिलता है पश्चिमी घाट का, और इसका जो एक नाम मिलता है वो मिलता है दोस्तों सह्याद्री। ठीक है, तो लिखिए, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई। अब मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं पश्चिमी घाट का जो एरिया है उसको एक अक्षांश काटता है। अक्षांश मतलब अपना क्या हो गया, जो लेटी हुई लाइन है, लेटी हुई मतलब
लैटिट्यूड, तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश सह्याद्री को दो भागों में बांटता है, एक उत्तरी सह्याद्री में, एक दक्षिणी सह्याद्री में। तो लिखिए 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, पहले की मैं बात करूं तो पहला क्या हो गया अपना उत्तरी सह्याद्री, और नीचे वाला क्या हो गया दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, तो ये बात हुई, कुछ अपन ने बात करी। अब अपन का इसका एक डायग्राम के थ्रू कुछ चीज़ें बनाएंगे और उसके अंदर अलग अलग लोकेशंस पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें उपस्थित है, उन सब की अपन बात करेंगे। तो दोस्तों ठीक है, ये अपना पूरा, इसको आप साथ के साथ बनाते जाइए। ये नदी है ताप्ती नदी, ये है अपनी नील। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियां। यहां पे एक पर्वत है जिसका नाम है कलसूबाई, और इसकी हाइट है 1686 मीटर, है ना। और फिर इधर एक पर्वत, अगेन इधर एक पर्वत है महाबलेश्वर, है ना, और महाबलेश्वर। ठीक है, और फिर मैं बात करूं, ये जो 16 डिग्री की जो लाइन है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको किस किस भागों में बांटती है? उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, अगर सबसे इस किसकी बात की जाए, उत्तरी सह्याद्री में सबसे जो ऊंची चोटी है वो दोस्तों कौन सी है? कलसूबाई। तो इस तरीके से फर्स्ट लिख लीजिए, और फिर सेकंड नंबर पे है महाबलेश्वर। ठीक है, और महाबलेश्वर में एक राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महाबलेश्वर में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ठीक है, ये बात हुई। अब फिर यहाँ पे एक चोटी है और यहाँ पे एक चोटी है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे बूदन बाबा गिरी, क्या नाम है, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, बूदन बाबा गिरी प्लस कुद्रेमुख, क्या नाम है? कुद्रेमुख स्थित है। और कुद्रेमुख की ये जो लंबाई है वो है 1892 मीटर, 1892 मीटर। ठीक है, एक पहाड़ी तो ये है जहाँ पे बूदन बाबा गिरी और कुद्रेमुख स्थित है, ये दोनों एक साथ है। और फिर इधर एक पहाड़ी है ब्रह्मगिरी। ठीक है,
और फर्स्ट नंबर पे ये है हाइट में दक्षिण सह्याद्री में, सेकंड नंबर पे ब्रह्मगिरी है। ठीक है, फिर एक कुछ नदियों की बात करते हैं दोस्तों। महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है काफ़ी फेमस, जिसका नाम है कृष्णा नदी। और इस ब्रह्मगिरी से इस तरीके से एक नदी निकलती है, कावेरी नदी। ठीक है, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी और ये, और नीचे में है ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, ताप्ती नदी के दक्षिण से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक ये पूरी की पूरी फैली हुई है। तो इस डायग्राम को आप पूरा बना लीजिए, फिर एक एक पॉइंट अपन करके लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं, है ना। कभी भी अगर आपको ज़्यादा तेज़ लगे तो आप वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक, अगर मैं इसके विस्तार की बात करूं तो दोस्तों कहाँ से है, ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक इसका एक निरंतर पर्वत श्रृंखला है। तो ये क्या कहलाता है, पश्चिमी घाट। तो लिखिए पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक एक निरंतर पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अब देखिए उत्तरी सह्याद्री वाला जो इलाका है, जो क्षेत्र है, वो कहाँ पे लाई करता है, मतलब कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में, है ना। और महाराष्ट्र की ऊंची सबसे उत्तरी सह्याद्री की महाराष्ट्र की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, मैंने आपको बताई थी, कलसूबाई। कितने पे है, 1686 मीटर पे। तथा दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महाबलेश्वर। अगर मैं बात करूं महाबलेश्वर प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, कहां से होती है, महाबलेश्वर। और दूसरी चीज, राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र में महाबलेश्वर में स्थित है। ये चीजें मैंने आपको डायग्राम में बना दी थी, आप इसको पॉइंट करके लिख लीजिए मेरे साथ साथ। उत्तरी सह्याद्री महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है तथा दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महाबलेश्वर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर है। फिर लिखिए महाबलेश्वर से प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और एक चीज, राष्ट्रीय मेघ
अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में महाबलेश्वर में स्थित है अपना राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान। अब मैं बात करूँ दक्षिणी सह्याद्री। तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? मैंने आपको बताया था कुद्रेमुख, लिखवाया था कुद्रेमुख। जो पहाड़ियाँ थी बूदन, बाबागिरी और कुद्रेमुख, तो वहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख है ना। और कुद्रेमुख तथा बाबा बूदनगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटका में लौह अयस्क भंडार के लिए भी प्रसिद्ध है। मतलब वहाँ से जो लौह अयस्क भंडार है उसका जो एक स्रोत है वो उसकी काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो लिखिए दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। ठीक है, फिर लिखिए कुद्रेमुख तथा बाबा बूदनगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटका में लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये बात हुई कुछ अपनी दक्षिण सह्याद्री में कुद्रेमुख की। अगर मैं बात करूं बाबा बूदनगिरी पहाड़ियों की, तो दोस्तों बाबा बूदनगिरी जो पहाड़ियां हैं कॉफी की जो खेती है उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो लिखिए बाबा बूदनगिरी पहाड़ियाँ कॉफ़ी की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये बात हुई। अब मैं बात करूं दक्षिणी सह्याद्री की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख है। अगर मैं दूसरी चोटी सबसे ऊंची चोटी की बात करूं, मैंने वहां पे आप मैप को बताया, तो मैप में बताया तो कौन सी है? ब्रह्मगिरी है। ठीक है, तो लिखिए दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी ब्रह्मगिरी है। ठीक है, और अब मैं बात करूं ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कर्नाटका से कौन सी नदी निकलती है? डायग्राम में बताया था मैंने आपको, कावेरी नदी की उत्पत्ति होती है। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं अपने साउथ इंडिया दक्षिण भारत में, तो कावेरी नदी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इसलिए क्या कहा जाता है? उसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो लिखिए फाइनल पॉइंट, दक्षिणी नहीं लिखिए, ब्रह्मगिरी की बात हो रही थी ना, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कर्नाटका से कावेरी नदी की उत्पत्ति होती है और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की
कावेरी नदी को दक्षिण भारत की क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो दोस्तों किसे कहते हैं? कावेरी को कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी किसकी? पश्चिमी घाट की, जो सह्याद्री है। अब पश्चिमी घाट में एक पहाड़ियां अपन ने जो सबसे नीचे की तरफ, जो साउथ का जो दक्षिण भाग था, वो क्या था? नीलगिरी पहाड़ियां। तो अब बात करते हैं, अगली हेडिंग डालिए, नीलगिरी पहाड़ियां। अब देखिए, मैं कुछ डायग्राम के थ्रू बताता हूं आपको। ठीक है, इतना लिख लिया है आपने। और दोस्तों, अगर वीडियो सबको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लगते हो कि उन्हें, जिनको रिक्वायर्ड है चीज़ें, उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हो, है ना। अब देखिए, ये इस तरीके से कुछ अपनी नीलगिरी पहाड़ियां हैं दोस्तों। ये हिस्सा इसका कर्नाटक में आता है, ये लीजिए। ठीक है, कर्नाटक में आता है। यह हिस्सा बहुत ही फेमस पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही अच्छे हिल स्टेशन है, बहुत ही शानदार जगह हैं। जीवन में जब भी जाने का मौका मिले ज़रूर जाइएगा, है ना। केरल, अभी दिल लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, केरल। और ये हिस्सा इसका है तमिलनाडु में। देखिए, 3 राज्य में फैली हुई है ये नीलगिरी पहाड़ियाँ, मतलब कॉर्नर पे है। तो इस तरीके से होता है कि इसका अरेंजमेंट कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु तीनों में इसका आता है। फिर यहाँ पे एक पर्वत है, ये इस तरीके से काफ़ी आसपास पहाड़ियाँ हैं। और इस पर्वत की जो सबसे हाईएस्ट है वो है डोडा बेटा। और इसकी जो सबसे हाईएस्ट चोटी है वो कितनी है? 2637 मीटर। ठीक है, और ये जो जगह हैं इसको बोलते हैं टोडा। और आपने ये जगह आपने सुनी होगी, यहाँ पे ऊटी बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। ऊटी तो सबने सुना ही होगा। तो ये डायग्राम आप करके बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए, नीलगिरी पहाड़ियों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता के लिए फेमस है, मतलब बहुत ही हाईली बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है। बहुत ही अलग अलग प्रकार के आपको वहाँ पे पौधे वगैरह मिलेंगे। तो ये जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और भारत की सबसे पहली जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। किसे किया गया था? नीलगिरी पहाड़ियों को किया गया था। और कब किया गया था? 1986 में किया गया था। तो लिखिए इसी पॉइंट को, नीलगिरी पहाड़ियां सर्वाधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए यह भारत का सबसे पहला जैव संरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व है ना, जैव संरक्षित क्षेत्र
या फिर इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी बोलते हैं ना। इस जो पश्चिमी घाट का जो पूरा इलाका है ना, ये काफ़ी मतलब यहाँ पे काफ़ी प्रजातियाँ विलुप्त होने की वजह से ये जैव संरक्षित क्षेत्र के अंदर आता है। लेकिन तो सबसे पहला जो जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, किसे किया गया? नीलगिरी पहाड़ी को। तो लिखिए घोषित किया गया, और कब किया गया? लिख लीजिए @1986। ठीक है। अगर मैं बात करूँ अब दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों की, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट, जो अपना पूरा पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट में भौगोलिक ग्रंथि का कार्य करते हैं। भौगोलिक ग्रंथि का मतलब इन दोनों को डिवाइड करने का कार्य करती है, इन दोनों को विभाजन करने का कार्य करती है। इधर कौन सी हो गई अपनी पश्चिमी घाट, और इधर हो गया पूर्वी घाट। तो लिखिए नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट में भौगोलिक मतलब फिजिकल भौगोलिक ग्रंथि का कार्य करती है अपनी कौन सी? नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगर मैं बात करूं दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों का कितने राज्यों में विस्तार है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एसएससी वगैरह में। तो कितने में? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। अगर सबसे ज़्यादा की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है तमिलनाडु में। ऊटी वगैरह का जो क्षेत्र सब तमिलनाडु के अंदर आता है। फिर अपना बात करूँ केरल, और फिर तीसरे नंबर पर है कर्नाटक। तो लिखिए नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार 3 राज्यों से है। सबसे पहला कौन सा? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु, फिर केरल और फिर कर्नाटक। ठीक है। अब बात करूँ नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, मैंने आपको बताई थी कौन सी? डोडा बेटा है, 2637 मीटर, और कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और डोडा बेटा दक्षिण भारत की, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और पहली की भी अपन बात करेंगे। पहले ये लिखिए पॉइंट डोडा बेटा के संदर्भ में। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, 2637 मीटर। डोडा बेटा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। और डोडा बेटा भारत की दूसरी सबसे भारत की नहीं, डोडा बेटा दक्षिण है ना, यहां पर लिखना भूल गए अपन। डोडा बेटा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। तो ये बात होगी डोडा बेटा की। अब मैं बात करूं दक्षिण भारत के कुछ प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जैसे उदगमंडलम, या फिर इसका एक नाम है अभी मैंने आपको बताया था ऊटी। कहां पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो लिखिए दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन उदगमंडलम। ये नाम वैसे आपने कम ही सुना होगा, ऊटी के नाम से ज़्यादा फेमस है। उदगमंडलम या ऊटी तमिलनाडु में स्थित है ना।
तो जब भी मौका मिले जाइएगा ज़रूर। ठीक है, ये बात हुई तमिलनाडु में स्थित है। फिर मैं बात करूँ, नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाने वाला एक जनजाति है जिसको बोलते हैं टोडा जनजाति। उसी की वजह से जो डोडा बेटा से टोडा बेटा एक जनजाति है, उसी के नाम से हो गया डोडा बेटा टाइप कि टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य की जनजाति। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, यूपीएससी में भी पूछा गया और एसएससी वगैरह एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि ये टोडा जनजाति कहाँ रहती है। तो टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य की जनजाति, उन कहाँ पर रहती है, नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाने वाली है ना। तो लिखिए, नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाने वाली टोडा जनजाति कहाँ रहती है, तमिलनाडु राज्य की जनजाति है। तो आपसे राज्य भी पूछा जा सकता है कि भाई ये कौन से राज्य की जनजाति है, केरल की है, कर्नाटका की है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये है अपनी तमिलनाडु की। ठीक है, तो ये बात हुई। अब बात करूं तो जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं पर केरल में सदाबहार, जो केरल नीलगिरी 3 राज्यों में, केरल, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। तो अगर मैं बात करूं केरल में सदाबहार वर्षावन पाए जाने से ये सदाबहार वर्षावन सर्वाधिक जैव विविधता के लिए इसके प्रसिद्ध है। इसलिए इस भाग को क्या कहते हैं, साइलेंट वैली या शांत घाटी, या फिर इसका एक हिंदी में अपन क्या कह सकते हैं, मुक घाटी भी कहते हैं। तो कहाँ पे है, नीलगिरी पहाड़ियों में, केरल के सदाबहार वर्षावन वाले जो इलाका है, सर्वाधिक जैव विविधता जहाँ पे प्रसिद्ध है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, साइलेंट वैली या शांत घाटी। तो लिखिए, नीलगिरी पहाड़ियों पर केरल में सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। ये सदाबहार वर्षावन सर्वाधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए इस भाग को क्या कहते हैं, साइलेंट वैली। इस भाग को क्या कहते हैं, साइलेंट वैली। शांत घाटी या फिर मुक घाटी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी नीलगिरी पहाड़ियों की। अब एक चीज है, भारत में सर्वाधिक जो रबड़ का उत्पादन होता है वो दोस्तों कहाँ होता है, केरल में होता है। ठीक है, ये नोट पर के इस पॉइंट को लिख लीजिए। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है, केरल से रिलेटेड अपन बातें कर रहे हैं तो एक पॉइंट लिख लीजिए नोट में। तो लिखिए, पूछा जाता है कई बार ये क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन केरल में होता है। ठीक है, अब मैं बात करूं, एक फाइनल पॉइंट है, नीलगिरी पहाड़ियों पर कर्नाटका में सर्वाधिक कॉफी की कृषि
की जाती है, मतलब नीलगिरी पहाड़ियाँ जो कर्नाटका वाला जो हिस्सा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खेती की जाती है? कॉफ़ी की कृषि की जाती है। इसके अतिरिक्त कर्नाटका में नीलगिरी पहाड़ियों पर चंदन के जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, वो भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीलगिरी पहाड़ियों पे जो कर्नाटका वाला क्षेत्र है वहाँ पर किसकी कृषि की जाती है? कॉफ़ी की जाती है, और इसके अलावा किसकी की जाती है? चंदन के वृक्ष भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस फाइनल पॉइंट को लिख लीजिए आप। लिखिए, नीलगिरी पहाड़ियों पर कर्नाटका, नीलगिरी पहाड़ियों में कर्नाटका में सर्वाधिक कॉफी की कृषि की जाती है। इसके अतिरिक्त इसकी की जाती है, चंदन के वृक्ष भी है। तो इसके अतिरिक्त कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ियों पर चंदन के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई अपनी किसकी? पूरी की पूरी नीलगिरी पहाड़ियों की। तो ये हो गया अपना पूरा जो अपना नीलगिरी पहाड़ियाँ था उसका चीज़ है ना। अब अगला जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दक्षिणी घाट, है ना। जो अपना जो दक्षिणी घाट वाला जो इलाका है उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिख लिया होगा आई होप। तो आगे चलते हैं अपन। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों करते हैं, वो है अपन पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मतलब ये जैसे मान लो भारत का नक्शा है, दक्षिण, पूर्वी, और इधर का जो इलाका है वो उसको कहते हैं दक्षिणी घाट। तो जो नेक्स्ट टॉपिक करके लिखिए दक्षिणी घाट। अब देखिए मैं इसको डायग्राम के थ्रू बनाता हूं, मैप के थ्रू। इधर है इस तरीके से। अगर इनकी बात करूं तो ये है अपनी पालनी पहाड़ियाँ, और ये है अपनी कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये है अपनी दोस्तों इलायची पहाड़ियाँ। कौन सी? इलायची पहाड़ियाँ। और ये कौन से इलाके में है? केरल के क्षेत्र में है। और इनकी बात करूं तो ये है अपनी अन्नामलाई पहाड़ियाँ, और ये कहाँ हैं? केरल में, है ना। अब अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल, ये केरल, इलायची पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु में। सबसे ऊंची चोटी की मैं बात करूं तो पालनी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है कोडाई कोनाल। इसकी सबसे ऊंची चोटियों की बात करूं तो इसकी है अगस्त मलाई, और यहां से एक नदी निकलती है इस अगस्त मलाई पहाड़ियों से, जिसका नाम है ताम्रपर्णी नदी। ठीक है, अगस्त मलाई से निकलती है ताम्रपर्णी
नदी, और इधर यहाँ पे एक है पर्वत जिसका नाम है अनाई मुदी, अनाई मुदी, और इसकी जो हाइट है वो है 2695 मीटर, 95 मीटर। तो इस डायग्राम को आप बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए, पॉज करके भी आप बना सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपन ज़्यादा से ज़्यादा मैटर कवर करने के लिए मैं थोड़ा सा तेज भी पढ़ा सकता हूँ। अब देखिए, पश्चिमी घाट, जो मैंने बात कर रहा हूँ दक्षिणी भाग का, तो दक्षिणी घाट का वो कौन सा क्षेत्र, जो पश्चिमी भाग का घाट है का वह भाग जो नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। पश्चिमी घाट का वह भाग जो नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है, क्या कहलाता है, दक्षिणी घाट कहलाता है ना। इस चीज़ में कोई डाउट नहीं होना, तो लिखिए पश्चिमी घाट का वह भाग जो नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है, क्या कहलाता है, दक्षिणी घाट कहलाता है। ठीक है, तो ये बात हुई दक्षिणी घाट की। इसके अंदर कितनी पहाड़ियां आती है, अन्नामलई पहाड़ियां, इलायची पहाड़ियां और पालनी पहाड़ियां। तो एक एक करके अपन सब कुछ लिख लेते हैं। इसके अंतर्गत 3 पहाड़ियां आती है। पहली है दोस्तों अन्नामलई, ठीक है, अन्नामलई। अगर मैं बात करूं, इनको एक नाम से और जाना जाता है, इनको हाथी पहाड़ियां भी कहा जाता है। तो लिखिए, इनको हाथी पहाड़ियां भी कहा जाता है। सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो कौन सी, अनाई मुदी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाई मुदी की हाइट है 2695 मीटर, और ये कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है। तो लिख लीजिए @ केरल में स्थित। ठीक, फिर अनाई मुदी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। पहली मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी सी देर पहले, कौन सी बताई थी दोस्तों, बताइए, वो बताई थी। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई थी, दूसरी, डोडा बेटा दक्षिण भारत की कौन सी चोटी है, दक्षिण भारत की डोडा बेटा कौन सी है, सेकंड नंबर की है, और पहले नंबर की कौन सी हुई, अपनी अनाई मुदी, 2695 है। ठीक है, तो लिखिए इसकी सबसे ऊंची चोटी, फिर लिखिए अनाई मुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये बात हो गई दोस्तों अपने किसकी, अनाई मुदी की। तो सेकंड नंबर पे लिखे इलायची पहाड़ियां। इसमें लिखिए ये पहाड़ियां केरल में किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, मसालों की खेती
विशेषकर छोटी इलायची की, ये तो नाम से पता चल रहा है कि इलायची है तो इलायची की खेती होती होगी, है ना। तो छोटी इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है, छोटी इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगस्त मलाई। तो लिखिए इसकी सबसे ऊंची चोटी अगस्त मलाई है, जिससे कौन सी नदी निकलती है? ताम्रपर्णी, जिससे भारत की सबसे दक्षिणतम नदी, तो सबसे दक्षिणतम नदी भी कौन सी होगी? ताम्रपर्णी। तो सबसे दक्षिणतम नदी ताम्रपर्णी नदी निकलती है, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी, ठीक है। अब तीसरा लिखिए पालनी पहाड़ियां। तो पालनी पहाड़ियां यह तमिलनाडु में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोडाई कोनाल है, कोडाई कोनाल